हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस साल की दो सबसे बड़ी मूवीज वॉर 2 और कूली का क्लैश फाइनली हो गया है। ये इस साल का सबसे बड़ा क्लैश था और अब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसको रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो कौन सी मूवी पड़ी किस पर भारी, कौन सी मूवी एक्चुअली बेटर है, तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर तुम्हें मूवीज या एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉर 2 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर कूली के बारे में और लास्ट हम इसके ऊपर कंपेयर करेंगे कि कौन सी मूवी एक्चुअल में अच्छी थी। तो वॉर 2 को लेकर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने स्पाई यूनिवर्स या इससे रिलेटेड जो मूवीज़ हैं इनके बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करी थी। तो जो वॉर 2 मैंने देखी तो इसमें मेरे को पता चला कि जो ये वॉर 2 है अपने पहले पार्ट वॉर को भी सरपास नहीं कर पाती। ससुर आई नो कि तुम्हें ये सुनने में अजीब लगेगा बट यही सच है। जब पर जो वॉर पार्ट 1 था वो वाली मूवी मुझे काइंड ऑफ बहुत अच्छी लगी थी, बट वॉर 2 जो है उसके कंपैरिजन मेरे को नीचे लगती है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्टोरी टेलिंग। हम स्पाई यूनिवर्स में वही घिसी पिटी स्टोरीज को देख रहे हैं जिसको हमने इससे पहली मूवीज में देखा है। हाँ, इन्होंने इसमें कुछ अलग किया। फाइनली कम से कम इन्होंने पाकिस्तान वाला एंगल को हटाकर कुछ और सोचने की कोशिश की। यस प्लस कि इसके जो बड़े बड़े एक्टर्स है, बड़े बड़े कास्ट है, ये होने के बावजूद भी तुम्हें एक चीज एम्प्टी महसूस होगी। अब जो चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसको तुम्हें जस्टिफाई करना जरूरी है। ये क्या कभी कभी भूल जाते हैं कि कुछ चीजों को इनको लॉजिकल भी रखना है। मैं एक सीन के बारे में बताता हूँ जहाँ पर जो एनटीआर का कैरेक्टर है वो ऋतिक रोशन के कैरेक्टर का पीछा कर रहा होता है और ये गलती से ये लोग घुस जाते हैं रेसिंग ट्रैक में। अब वहाँ पर रेसिंग चल रही है और जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है वो बोट को भी वहाँ चला रहा है। मीन्स कोई सेंस इस बात का? एक रेसिंग ट्रैक पर रेस चल रही है और जो जूनियर एनटीआर का बोट है जो पानी में चलने के लिए बना है वो रेसिंग कार्स को ओवरटेक कर दे रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि दोनों एक्टर अपनी मूवी के मेन हीरो हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको अनस्टॉपेबल दिखा दो। मैं तुम्हें ऋतिक रोशन के एंट्री का सीन बताता हूँ कि अकेला बंदा कई जापानीज माफियाज के साथ अकेले अकेले कटाना फाइट कर रहा है, लेकिन वहीं पर एनटीआर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रोन से हवा से उड़ करके नीचे में लैंड कर रहा है। और लैंड करने के बाद जो आदमी नीचे में लैंड किया है एक इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? मतलब अगर तुम एक कॉमन सेंस में लगाओ तो एक इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, उसको वो फर्क ही नहीं हो रहा। और ये एक बार नहीं, उसने कई बार किया है। और इसी टाइम पे अगर कोई और ये चीज करता ना तो भाई एकदम लोग इसके ऊपर इतना ट्रोल करते ना सोची ना होगी। एक टाइम के लिए मेरे को लगा कि ये राष्ट्र कवच ओम का ही उसी को ही तो दोहरान ही रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी यही सेम चीज हुई थी। अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि दोनों हीरोज है। हाँ, दोनों इतने लोगों को मार भी सकते हैं। एक जापानीज को मार रहा है तो दूसरा अफ्रीकन को मार रहा है। और फिर से वही स्टोरी टेलिंग की जो कबीर का कैरेक्टर है वो रोग हो चुका है, लेकिन हमें ये पता है कि रोग इसलिए हुआ है क्योंकि अंदर ही अंदर वो उन लोगों के पता लगाना चाहता है, फिर उन्हें खत्म करेगा, जो हमें टाइगर ट्री के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया भी दिया गया है। और इसी के लिए उसने आशुतोष राणा के कैरेक्टर को मार भी दिया। अब आई थिंक ये नेसेसरी बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये स्टोरी को सीरियस जरूर करती है, लेकिन ये जैसे जैसे अब जाने लगती है अचानक से नीचे आ जाती है, क्योंकि हमें फिर से वही अनलॉजिकल एक्शन सीरीज को दिखाया जाता है। और इतना काफी नहीं था तो ऋतिक रोशन और एनटीआर के बीच में एक बचपन का कनेक्शन भी बैठा दिया और इनका एक अलग लफड़ा चल रहा है। What is that word? What is that one word? I saw that one video. और ऊपर से कियारा के कैरेक्टर को किस लिए रखा गया है? नहीं, तुम्हें लगता क्या है वो किस लिए है इस मूवी में? हाँ, मैं समझ गया, उसी के लिए है। लेकिन फिर भी यार उसे अगर लिया गया है तो उसका कोई एक इम्पोर्टेंस तो बताओ। वो आ रही है, ऋतिक के कैरेक्टर से लड़ती है, फिर उसके साथ इंटरेक्शन होता है, फिर लड़ती है, फिर वो अपना कुछ और कर रही है। और इन्होंने जो मूवी में एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया है वो कली ऑर्गेनाइजेशन, क्या इनका इंस्पिरेशन तुमने इल्यूमिनाटी से लिया है? हाँ, ये चीज़ गलत नहीं है। कई मूवीज में हमें इस तरह के इवल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया गया है। और कबीर का कैरेक्टर है जो छुप कर इनके अंदर काम कर रहा है। और इसमें मेरे को चीज़ कहनी है कि जो ऋतिक रोशन है उन्होंने अपना काम बहुत ही बढ़िया किया है। आई थिंक कि जो पूरी मूवी है उनके शोल्डर पर चल रही है। अब मैं एनटीआर की बुराई नहीं कर रहा, इनका इम्पैक्ट इस मूवी में इतना अच्छा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से लिखा ही नहीं गया था। हाँ, समझता हूँ कि बचपन में वो हमेशा फर्स्ट आना, सबसे बेहतर होने वाला चीज़ दिखाया जरूर गया था, लेकिन उसको और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। और इससे याद आया कि भाई इसमें जो एक्शन सीन्स थे, अननेसेसरी सीन्स थे और जो गाने थे उनको इतना बढ़ा के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं था। आराम से ये मूवी जो है ना, जो अभी 3 घंटे की है, इसके आधे घंटे कम किए जा सकते थे, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो मूवी एक एवरेज मूवी है, ना ही इतना बढ़िया ना ही इतना खराब। तुम इसे एक बार जरूर देख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया था मूवी के एंड तक उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म ही कर दिया, चुन चुन के उनके मेंबर्स को मारा। अब बाद में ये लोग फिर से दोस्त बन गए।
फिर मिलेंगे कभी दोबारा किसी और मिशन में। और हमेशा की तरह इसके आने वाली मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया गया, जहां बॉबी देओल के साथ हमें एक लड़की को दिखाया गया। तो हो सकता है कि यही लड़की बड़ी होकर आलिया भट्ट का कैरेक्टर बने। और मेरे को लगता है कि जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है ये भी लड़कियों को लेकर कोई ईवल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। पर मैं अभी भी चाहता हूँ कि इनकी जो मूवीज है इनमें इनको और अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। अपने सीरियस टोन को कब खो देती है, कब अनलॉजिकल फॉर्म में चली जाती है। कई बार जो चीजें दिखाई जाती हैं उनका कोई जरूरत नहीं होता फिर भी दिखाई जा रही हैं। और एक यूनिवर्स होने के बाद भी हमें उसके साथ कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। बट अब चलो हम बात करते हैं कूली के बारे में। और भाई इसको लेकर लोग पूछ रहे थे कि क्या ये मूवी एलसीयू का पार्ट है कि नहीं, क्या कमल हसन का कैरेक्टर इसमें विक्रम दिखाई देगा कि नहीं, या रोलेक्स आएगा कि नहीं। तो डायरेक्टर लोकेश कनागज ने पहले ही कह दिया था कि जो ये मूवी है एक स्टैंड अलोन मूवी है, ना ही ये एलसीयू का पार्ट है ना ही किसी और यूनिवर्स का। और यही चीज हमें इस मूवी में दिखाई गई कि हाँ ये मूवी अपने आप में एक अलग मूवी है, ना ही ये एलसीयू का पार्ट है, ना ही इसमें उसके कोई कैरेक्टर्स हैं। बट इसके बारे में मैं थोड़ा लास्ट में बात करना चाहूँगा, जहाँ रजनीकांत का जो कैरेक्टर है वो अपने दोस्त उसको मार दिया गया है, उसके मर्डरर को खोजने के लिए यहाँ पर आया है। और यहाँ पर कुछ इलीगल काम चल रहा है इन कंटेनर्स के साथ। हार्ट, गोल्ड, वॉचेस, इन सब का तस्करी हो रहा है। और सब संभाल रहा है साइमन का कैरेक्टर, जो काम करता है दहा के लिए। तो सत्यराज का जो कैरेक्टर है उसने एक ऐसा चीज इन्वेंट किया है जिससे किसी भी मरे हुए की बॉडी को राख में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। और इसी इन्वेंशन को साइमन जो है वो अपने लिए यूज करता है, और जिसकी वजह से सत्यराज का कैरेक्टर जो है मारा जाता है। और इस मूवी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कैरेक्टर मेरे को लगा दयाल का कैरेक्टर। भाई ये जो दयाल है पहले इसको क्रॉस कर रहा है, फिर इसको क्रॉस कर रहा है, फिर बाद में पता चल रहा है अपने लिए ही काम कर रहा है, ऊपर से ये अपनी वीबी को भी लगा के रखा हुआ है। ये कब किसके साथ काम कर रहा है, कब किसके और की तरफ हो जा रहा है, ये देखने में मजा आया मेरे को। लेकिन अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ, इट्स काइंड ऑफ विक्रम, पर उससे थोड़ी सी कम है। बट हाँ, वॉर की तरह इसके जो एक्शन सीन्स हैं वो रियलिस्टिक लगते हैं, जैसे कि हमने साउथ की मूवीज में देखा है। वही मासी प्रेजेंट करना, कई लोगों को अकेले ही मार देना, ये चीज को हमें मूवी में भी दिखाया गया है। साथ ही साथ एक मिस्ट्री टोन भी रखा गया है कि ये लोग क्या चीज कर रहे थे, या फिर किस चीज की वजह से ये लोग इतने बड़े आदमी बने हैं। और ऊपर से दयाल का कैरेक्टर जो अपने रंग बदलता है वो देखकर तुम्हें मजा आएगा। लेकिन जब जब रजनीकांत का कैरेक्टर स्क्रीन में आता है, कोई भी बंदा उनके ऑरा को मैच नहीं कर पाता। जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा। और ये चीज मूवी में भी हमें देखने को मिलती है कि कोई बड़ा सा बड़ा कैरेक्टर उसके सामने आ जाए, वो रहेगा नीचे ही। लास्ट में दहा भी आ जाता है तो वो भी कहता है सर हम तो आप ही के साथ हैं। लेकिन हाँ यार, उपेंद्र के कैरेक्टर को थोड़ा और ज्यादा दिखाया जा सकता था। साथ ही साथ साइमन के कैरेक्टर को और ज्यादा बढ़िया तरह से दिखाया जा सकता था। और आमिर खान के दहा के कैरेक्टर को जस्ट कैमियो ही हमें दिखाया गया। अब हो सकता है कि इसका अगला सीक्वल भी आए, उसमें हमें दहा के कैरेक्टर को और ज्यादा एक्सपेंड करके दिखाया जा सके। और इसी से मेरे को लगता है कि आई थिंक कि आगे चल के इसको एलसीयू से कनेक्ट किया जा सकता है। अब ये डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो इसको एलसीयू से कनेक्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें इतने भी बड़े प्लॉट होल्स नहीं है कि इसे उसे कनेक्ट भी कर दिए तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ऊपर से मेरे को लग रहा था ना कि जब रजनीकांत के कैरेक्टर ने साइमन को मारा था तो मेरे को लगा था कि नहीं, अब इसका जगह जो है रोलेक्स लेगा। और हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें रोलेक्स का कोई मैसेज भी आ जाए। भाई वो चीज़ होता ना तो भाई पागल हो जाता मैं। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनिंग मूवी जो तुम देख सकते हो। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें वॉर 2 और कूली के ऊपर, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखो दोनों ही अच्छी मूवीज हैं, मतलब नॉट अ वेरी बिग एक्सपेक्टेशंस। मैं दोनों को ही एक एवरेज मूवी की तरह देखता हूँ। लेकिन अगर मेरे को दोनों में से कोई चूज करना हो तो मैं कूली को चूज करूंगा, क्योंकि वो इससे थोड़ी ज्यादा बेटर है। अब देखो, इसके लिए मेरे को सीधा सीधा बात है, वॉर 2 जो है वो एक अलग जॉनरा की फिल्म है और कूली जो है एक अलग जॉनरा की, जहाँ पर वॉर 2 से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इस तरह की एक्शन सीन्स को दिखाए। एक स्पाई यूनिवर्स से तो तुम उम्मीद रखते हो कि वो एक सीरियस हो, हाई लेवल का एक्शन हो, बढ़िया ट्विस्ट हो। लेकिन वहीं पर कूली जैसी मूवी के लिए तुम तैयार रहते हो कि हाँ तुम जानते हो कि ये साउथ की मूवी है, यहाँ पर क्या होने वाला है, तुम पहले से ही फेमिलियर हो तो तुम्हें उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वॉर जैसे मूवी से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक हो, लॉजिकल हो, और इनकी जो एक्शन कोरियोग्राफी हो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, जो हम इसके मूवी से उम्मीद रखते हैं। लेकिन वॉर 2 एक ऐसी मूवी बनने की कोशिश करती है जो कूली है, और कूली जो है अपने आप में ही ठीक रहती है। यहाँ पर किसी हीरो की बात नहीं हो रही, ना ही किसी कास्ट की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंटेशन की। ये दोनों मूवीज में जो है प्रेजेंटेशन जो है अलग अलग तरह से दिखाया गया है। अब अगर मैं इसकी कलेक्शन की बात करूँ तो पहले तो इनकी बजट की बात करें तो वॉर जो है वो लगभग 400 करोड़ में बनी है, और वहीं पर कूली मूवीज जो है वो 350 करोड़ में बनी है। मीन्स दोनों ही हाई बजट मूवीज हैं। और अब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वॉर ने लगभग अब तक 142 का कलेक्शन कर लिया है, और वहीं पर कूली की बात करें तो उसने अब करोड़ से ज्यादा तक का कलेक्शन कर लिया है।
अब ऑफ कोर्स ऑडियंस भी जो है वो किस मूवी को पसंद कर रही है तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। बट तुम्हारे ओपिनियंस मेरे से अलग हो सकते हैं, तुम इसे कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।